अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको भारत के परिचय में छिपे हुए विरोधाभास के बारे में बताते हैं। एक ही कहावत है कि जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं और जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भारत के परिचय में जो बातें टॉप 10 में लिखी जाती हैं उनमें से एक ये भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि भारत एक सेक्युलर देश है। लेकिन आज बिना किसी संकोच के हमें इस अभिनय, इस एक्टिंग को समझना होगा, तभी हम इस झूठ से आजाद हो सकेंगे। दरअसल भारत में ऐसे नेताओं की भरमार है जो सोते जागते सेकुलरिज्म की माला जपते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक देखते ही ये नेता उस माला को तोड़ भी देते हैं। हमारे देश के सियासी इतिहास में सेकुलरिज्म की इतनी ब्रांचेस खुल चुकी हैं कि अब यह पता कर पाना मुश्किल है कि आखिर मेन ब्रांच कौन सी है। इसे आज की इस खबर से आप समझिए कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया। फैसला यह कि राज्य की अलग अलग हाउसिंग योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों यानी माइनॉरिटीज के लिए आरक्षण की सीमा जो कि 10% की थी उसमें 5 गुना का इजाफा कर दिया जाए, यानी कि इसे 15% कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है कि शहरी इलाकों में कई सरकारी मकान खाली पड़े हैं और अल्पसंख्यकों की आबादी वहां पर ज्यादा है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन बीजेपी ने इसे असंवैधानिक और तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। बीजेपी का दावा यह है कि यह कदम मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है, यानी मुस्लिम अपीजमेंट की कोशिश, जो कि संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही है। सभी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। अगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रतीक निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की वास्तविक रूप में, वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है। भारत का संविधान ये साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त इस बात को पक्का किया था कि देश में कोई भी नीति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन कर्नाटक सरकार का यह फैसला, जिसमें हाउसिंग स्कीम में अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटे को बढ़ाया गया, सीधे सीधे संविधान की इस भावना को चोट पहुंचाता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब संविधान में यह साफ निहित है तो फिर कांग्रेस सरकार बार बार, एक बार नहीं बार बार ऐसे फैसले आखिर ले क्यों रही है? क्या यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की चाल है? और अगर यह माइनॉरिटीज के लिए है तो क्या जैन, ईसाई या फिर सिख समुदाय को भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि मुस्लिम समुदाय को? क्योंकि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और यह पहली बार नहीं है जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया हो। कुछ महीने पहले चलते हैं जब यहां की सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% के आरक्षण का फैसला किया था, जिस पर बीजेपी और जेडीएस ने जमकर हंगामा किया। फिर अब हाउसिंग स्कीम, जिसमें मुसलमानों को 15% कोटा देने का ऐलान किया गया। इसके साथ कोटे में सब कोटे का भी फैसला, ओबीसी में सब कोटे का फैसला जो माइनॉरिटीज को जाएगा यानी मुसलमानों को जाएगा, यह फैसला भी इससे पहले ले चुकी है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। जहां पर कर्नाटक में मुस्लिम आबादी है करीब 13% की और कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक डिसाइसिव होता है, यानी निर्णायक भूमिका में होता है। और ऐसे में कांग्रेस का यह कदम साफ तौर पर एक सियासी फायदे के लिए उठाया गया कदम लगता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह तुष्टीकरण की सियासत देश की एकता और सामाजिक ताने बाने को कमजोर नहीं कर रही है? भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब यह है कि सरकार का काम हर एक नागरिक को बराबर का हक देना है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर समुदाय का हो। लेकिन जब सरकार एक खास समुदाय को बार बार सौगातें देने लगे
तो यह धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को गलत तरीके से परिभाषित करने लगता है। अब इसको डिफेंड करते हुए डीके शिव कुमार का यह कहना है कि शहरी इलाकों में मकान खाली पड़े हैं और अल्पसंख्यकों की आबादी वहां पर ज्यादा है, इसीलिए कोटे को बढ़ाया गया। लेकिन अगर मकान खाली हैं, तो क्या यह सुविधा उन सभी गरीबों को नहीं मिलनी चाहिए जो कि बेघर है, चाहे वो किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म से क्यों ना आते? ये खबर सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर सरकारें धर्म के आधार पर सौगातें बांटने लगें, तो क्या हमारा देश वाकई में धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा? और अगर ये सौगातें वोट बैंक के लिए हैं, तो क्या ये उन गरीबों के हक, उनके अधिकारों को नहीं छीन रही जो किसी और समुदाय से आते हैं? बीजेपी ने इस फैसले को अब कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है और विधानसभा में भी इसका विरोध पार्टी करने वाली है। अब आप ये भी समझिए कि संविधान के मुताबिक किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। हालांकि किसी पिछड़े वर्ग को जरूर मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इसका लाभ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी साल 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला आया था कि कोई भी सामाजिक समूह पिछड़ा है तो वो पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है और इसीलिए हमारे देश में मुसलमानों को अभी जो भी आरक्षण दिया जाता है वो कोटे के जरिए, यानी कोटे में सब कोटे के जरिए मिलता है। यानी मुसलमानों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। मुसलमानों की जो जातियां SC, ST या फिर OBC में है, यानी कि पिछड़े वर्ग में है, उनको इसी वर्ग में आरक्षण सब कोटे के तहत मिलता है। केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुस्लिमों की 36 जातियों को जहां OBC के तहत रिजर्वेशन मिलता है। हालांकि जिन मुस्लिम परिवारों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उनको क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, फिर भले ही वो परिवार पिछड़ा वर्ग में क्यों ना आते। जहां तक राज्यों में आरक्षण की बात है, तो देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर मुसलमानों को अदर बैकवर्ड क्लासेस में आरक्षण मिलता है, इस कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है। उदाहरण के तौर पर केरल है, जहां पर OBC के लिए कुल 30% आरक्षण की व्यवस्था है। अब इसी 30% के अंदर मुस्लिम OBC जातियों का कोटा है। इसमें OBC मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। यह है इसका बाइफर्केशन। अब तमिलनाडु आ जाते हैं, जहां पर OBC मुसलमानों को 3.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। हालांकि यहां पर OBC कोटे में मुसलमानों की 95% जातियां शामिल हैं। अब आ जाते हैं बिहार में, जहां पर मुसलमानों की ऐसी कई जातियां हैं जो कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC में आती हैं। इस वर्ग में शामिल जाति उपजाति को 18% आरक्षण का फायदा, ये सुविधा मिलती है। अब यहां पर एक मिथ को तोड़ना बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समाज में जातियां नहीं होती, जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम समाज में भी सामाजिक हायरार्की होती है जो कि 3 बड़े वर्गों में बटी हुई है। पहली है अशरफ, दूसरी है अजलाफ और तीसरी है अरजाल। अब अशरफ क्या है? यह दरअसल मुस्लिम समाज का उच्च वर्ग है, टॉप कैटेगरी। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें सैयद, शेख, मुगल और साथ ही पठान जैसी जातियां आती हैं। ये खुद को विदेशी मूल का मानते हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में है। ये कुल मुस्लिम आबादी का करीब 15% है। अब दूसरी क्या है? अजलाफ। ये दरअसल मुस्लिम समाज का OBC समकक्ष है, जिसमें अंसारी, नाई, तेली, कुरैशी और धोबी जैसी जातियां शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो कि हिंदू समाज से इस्लाम में धर्मांतरित हुए और पारंपरिक व्यवसायों के साथ जुड़े रहे हैं। अब तीसरी कैटेगरी क्या है? अरजाल। ये सबसे निचले पायदान पर आते हैं, जिन्हें दलित मुस्लिम भी कहा जाता है। इसमें हलालखोर और मिरासी जैसी जातियां आती हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियां होती हैं। अब अगर कोई सरकार सिर्फ धर्म के आधार पर किसी को फायदा पहुंचाना चाहती है तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर सच में कोई सरकार पूरे समाज को एक बराबरी पर लाना चाहती है, एक संतुलन बनाना चाहती है, जो आज हम उनके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसके तहत सरकारें गरीब मुसलमानों, गरीब यादव, गरीब कुर्मी, गरीब कुशवा, गरीब ब्राह्मण, गरीब भूमिहार, गरीब राजपूत,
अगर इन सभी को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है तो कुछ समय बाद ये अपने आप इस आरक्षण से स्टेप बाय स्टेप बाहर आते रहेंगे। मसलन एक समय बाद ये क्रीमी लेयर में आ जाएंगे क्योंकि इनकी आमदनी बढ़ जाएगी। एक समय बाद ये फिर आरक्षण से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। मुमकिन ये है कि एक दिन इस देश में किसी वर्ग को आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। आरक्षण को लेकर ये एक शानदार सॉल्यूशन हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकती है। हमें क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार अगर इसको अमल में लेकर आती है तो वाकई में आर्थिक आधार पर एक सामाजिक संतुलन जरूर देखने को मिलेगा।